नमस्ते एवरीवन। NISM रिसर्च एनालिस्ट सीरीज 15 के चैप्टर 3 पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी इन डेट मार्केट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेट मार्केट के साथ। डेट का मतलब है लोन लेते ही बोरोवर को काफी सारा कैपिटल मिल जाता है एंड उसे हम बोलते हैं डेट कैपिटल। इस डेट की ड्यूरेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टर्म्स बोरोवर और लेंडर के बीच में पहले से ही डिसाइडेड होता है और जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट डेट में इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं डेट सिक्योरिटी। ये आपको आगे चल के एग्जांपल्स के साथ और क्लियर होता जाएगा। डेट सिक्योरिटीज मेनली दो टाइप्स की होती हैं। पहला है सिक्योर्ड डेट सिक्योरिटीज। इसमें अगर बोरोवर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट्स के ऊपर डिफॉल्ट करता है तो उस कंपनी को अपने एसेट्स बेचकर इन्वेस्टर के पैसे वापस करने होते हैं। वहीं अनसिक्योर्ड डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टर्स के पास बोरोवर्स की एसेट्स के ऊपर कोई हक नहीं होता। मतलब अगर लोन पे डिफॉल्ट हुआ तो पैसे रिकवर करने के बहुत ही कम ऑप्शंस हैं। डेट सिक्योरिटीज प्राइवेटली प्लेस्ड या पब्लिकली प्लेस्ड भी हो सकती हैं। जो डेट सिक्योरिटीज पब्लिकली इशू की जाती हैं उनको एक्सचेंजेस जैसे NSE या BSE पर लिस्ट करना जरूरी है सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने के लिए। वहीं अनसिक्योर्ड डेट सिक्योरिटीज को तब तक होल्ड करके रखा जाता है जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए या जब तक उनकी OTC मार्केट में ट्रेडिंग ना स्टार्ट हो जाए। चलिए, ये तो बात हुई डेट मार्केट के बेसिक्स के बारे में। आइए अब जानते हैं कि कौन सी टर्म्स हैं जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कॉमनली यूज की जाती हैं। इसमें पहले नंबर पे है फेस वैल्यू। किसी डेट इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से डिफाइन करने के लिए उसमें तीन चीजें साफ साफ पता होनी चाहिए। पहला है अमाउंट, जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। दूसरा है टेन्योर, मतलब डेट की ड्यूरेशन कितनी है। और आखिरी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी कॉमन टर्म है कूपन रेट। एक बॉन्ड या डेट सिक्योरिटी पे किए जाने वाले इंटरेस्ट को ही कूपन रेट कहा जाता है। कूपन रेट फेस वैल्यू का कुछ परसेंटेज होता है जो कि इन्वेस्टर को पे करते हैं और डेट इंस्ट्रूमेंट पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए उसकी फेस वैल्यू और कूपन रेट को मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक 8.24% रेट की गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसकी फेस वैल्यू 1000 है और वो 2024 में मैच्योर होने वाली है तो इसका एनुअल कूपन अमाउंट या इंटरेस्ट रेट की ईयरली वैल्यू ₹82.40 होगी। मतलब अगर आप इस डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको हर साल 82.4 रुपीज मिलेंगे। कब तक? 2024 तक, जब ये बॉन्ड एक्सपायर हो जाएगा और आपको 1000 रुपीज जो इसकी फेस वैल्यू है वो लौटा दिया जाएगा। इस एग्जांपल में 2024 इस डेट इंस्ट्रूमेंट का मैच्योरिटी पीरियड है एंड यही हमारा थर्ड कॉमन टर्म है जो डेट मार्केट में यूज होता है। मैच्योरिटी पीरियड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉन्ड की प्राइसिंग को डिसाइड करने में। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉन्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट का प्राइस तो उसका फेस वैल्यू है, तो ऐसा नहीं है। बॉन्ड का प्राइस और फेस वैल्यू अलग अलग भी हो सकते हैं क्योंकि बॉन्ड सिर्फ इशू अपने फेस वैल्यू पर होता है, बट जब ये ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो इनका मार्केट प्राइस फेस वैल्यू से अलग हो जाता है और यही मार्केट प्राइस मैच्योरिटी एंड इंटरेस्ट रेट से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। फोर्थ टर्म जो डेट मार्केट में कॉमन है वो है प्रिंसिपल या फेस वैल्यू एक ही बात है। मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने पर एक इन्वेस्टर को ये पूरा प्रिंसिपल अमाउंट लौटा दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड। जब एक बॉन्ड मैच्योर हो जाता है तो इशुअर यानी पब्लिशर इन्वेस्टर को प्रिंसिपल और कूपन रेट पे करता है। इस फाइनल पेमेंट के बाद पब्लिशर और इन्वेस्टर के बीच कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और इसको टेक्निकली रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड का रिडीम होना कहा जाता है। अगली टर्म है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। HPR यानी होल्डिंग पीरियड रिटर्न वो अमाउंट है जो एक इन्वेस्टर एक इन्वेस्टमेंट को एक स्पेसिफिक पीरियड तक होल्ड करने तक अर्न करता है। ये कंप्लीटली एक इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है कि वो इशुअर से बॉन्ड को डायरेक्टली परचेज करके कितने टाइम तक होल्ड करता है। या तो वो उस बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड कर सकता है या उस टाइम से पहले ही सेकेंडरी मार्केट में बेच सकता है। होल्डिंग पीरियड में इन्वेस्टर जो अमाउंट अर्न करता है उसको HPR कहा जाता है। आपको ये याद रखना होगा कि एक इन्वेस्टर को होल्डिंग पीरियड की ड्यूरेशन में कूपन रेट भी मिलेगा और वो इस कूपन रेट को री इन्वेस्ट कर सकता है और ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए। होल्डिंग पीरियड रिटर्न के कैलकुलेशन एग्जाम में आने के काफी चांसेस हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप HPR कैलकुलेशन से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करके जाना। अब हम बात करते हैं करंट यील्ड के बारे में।
ये एक डेट सिक्योरिटी पर मिलने वाले रिटर्न को कैलकुलेट करने में यूज होने वाला एक आसान तरीका है। इसको कैलकुलेट करने के लिए कूपन को करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड किया जाता है और रिजल्ट को परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यील्ड कैलकुलेशन में मार्केट प्राइस का यूज किया जाता है, ना कि बॉन्ड की फेस वैल्यू का। क्योंकि ये मेथड बॉन्ड से मिलने वाले फ्यूचर कैश फ्लोज को कंसिडर नहीं करता, इसलिए ये मेथड आमतौर पर यूज नहीं किया जाता। आप अपनी स्क्रीन पे 8.24% वाले G-Sec पर मिलने वाली करंट यील्ड की कैलकुलेशन देख सकते हो, जिसका मार्केट प्राइस आज 104 रुपीस है। अब हम डिस्कस करेंगे यील्ड टू मैच्योरिटी। किसी भी डेट सिक्योरिटी पर रिटर्न कैलकुलेशन के लिए करंट यील्ड के कंपैरिजन में यील्ड टू मैच्योरिटी एक बेटर मेथड है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक बॉन्ड से आने वाले सभी फ्यूचर कैश फ्लोज को कंसिडर करता है एंड ये उन फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज को मार्केट में चल रहे बॉन्ड प्राइस से इक्वेट करता है। हालांकि YTM करंट यील्ड के कंपैरिजन में बेटर मेथड है, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें पहली कमी ये है कि ये अज्यूम करता है कि इन्वेस्टर एक बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करेगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, ये मानता है कि पीरियोडिकली जो कूपन्स मिलते हैं वो इन्वेस्टर अपने पूरे टेन्योर में एक फिक्स्ड रेट पर री इन्वेस्ट कर देता है, जबकि बॉन्ड के मैच्योर तक ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। इसको एक्सेल में XIRR फंक्शन के थ्रू आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। YTM और करंट यील्ड में मेजर डिफरेंस बस ये है कि YTM ज्यादा प्रैक्टिकल मेट्रिक है एंड इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी ध्यान रखा जाता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अब तक हमने जाना कि बॉन्ड्स एक तरह की फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है। किसी भी बॉन्ड में प्रिंसिपल, मैच्योरिटी एंड कूपन का स्पेसिफाइड होना बहुत जरूरी है और इसको वेरी कर करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स भी कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए इनके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड्स या जीरोस वो बॉन्ड्स हैं जो आपके पूरे टर्म में कूपन पे नहीं करते। ये बॉन्ड फेस वैल्यू के मुकाबले एक डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं एंड मैच्योरिटी खत्म होने पर फुल फेस वैल्यू पर रिडीम कर दिए जाते हैं। और इसमें प्रॉफिट पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, बल्कि इशू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस का डिफरेंस होता है। इन बॉन्ड्स को इशू करने का मोटिव सिर्फ कैश फ्लोज को मैनेज करना होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। दूसरा टाइप है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। ये वो बॉन्ड्स हैं जिनका कूपन फिक्स नहीं होता, बल्कि पीरियोडिकली रीसेट होता है एक डिफाइंड बेंचमार्क के अकॉर्डिंग। इसमें कोई भी रेलेवेंट बेंचमार्क जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स, इंटरबैंक रेट्स या कॉल रेट्स का यूज किया जा सकता है। कूपन को पीरियोडिकली रीसेट करने से इन बॉन्ड्स पर करंट मार्केट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाता है। इस टाइप के बॉन्ड्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाउसिंग लोन्स, क्योंकि इन बॉन्ड्स में कूपन रेट यूजुअली हर 6 मंथ्स पर एडजस्ट होता है। ये बॉन्ड्स कम इंटरेस्ट रेट रिस्क या प्राइस रिस्क कैरी करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ये वो डेट सिक्योरिटी है जो इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देता है। इसलिए इस सिक्योरिटी में डेट और इक्विटी दोनों के ही फीचर्स होते हैं। इसमें इशूअर बॉन्ड इशू करते वक्त ही कन्वर्जन की सारी डिटेल्स क्लियरली स्पेसिफाई कर देता है। ये बॉन्ड्स कंपल्सरीली कन्वर्टेबल या ऑप्शनली कन्वर्टेबल दोनों ही हो सकते हैं। साथ ही बॉन्ड्स फुल्ली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, जिसमें एक बॉन्ड की पूरी फेस वैल्यू इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगी रिडेम्पशन के टाइम पर, और पार्शियली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं जिसमें सिर्फ कुछ पोर्शन इक्विटी में कन्वर्ट होगा और बाकी पोर्शन प्रिंसिपल की तरह लौटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे बॉन्ड बायर के लिए एडवांटेज भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी। लेट्स से एक फुल्ली कन्वर्टेबल बॉन्ड आज इशू होता है 6% कूपन रेट के साथ 5 साल के लिए, तो इसमें फायदा तब ही होगा जब 5 साल बाद कंपनी की इक्विटी की वैल्यू बॉन्ड के फेस वैल्यू से कई ज्यादा हो। अगर 5 साल बाद शेयर प्राइस ड्रॉप हो जाता है तो बॉन्ड बायर का नुकसान भी हो जाएगा। इसमें इशूअर के लिए भी एक डिसएडवांटेज है, जो कि ये है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के स्टेक डाइल्यूट हो जाते हैं जब कन्वर्जन पर उनको फ्रेश शेयर्स इशू करने पड़ते हैं बॉन्ड होल्डर्स के लिए। इन्वेस्टर्स को भी कन्वर्टेबल बॉन्ड से फायदा है, क्योंकि इसमें उनको इक्विटी और डेट दोनों के फीचर्स मिलते हैं। अगला नंबर है प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट का।
पीपीएन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स डेट प्रोडक्ट है जो इन्वेस्टर्स के प्रिंसिपल अमाउंट को एक फुल प्रूफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें एक पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट को डेट में इस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है कि वो मैच्योर होकर प्रिंसिपल अमाउंट जितना रिटर्न दे सके। बाकी का बचा हुआ पोर्शन इक्विटी, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज और दूसरे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता है जो कि एक बहुत हाई बट थोड़ा रिस्की रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल प्रोटेक्शन होने के बावजूद इसमें इश्यूअर्स के लिए क्रेडिट रिस्क होता है। पिछले कुछ सालों में बहुत सी एनबीएफसीज ने पीपीएन्स जैसे इक्विटी लिंक्ड बॉन्ड्स एंड कमोडिटी लिंक्ड बॉन्ड्स इशू किए हैं कैपिटल रेज करने के लिए। अब जानते हैं इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज के बारे में। इसको इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स भी कहा जाता है और ये गवर्नमेंट ही जनरली इशू करती है। इसका मेन मोटिव डेट पेपर्स पर इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड फिक्स्ड इनकम जनरेट करना होता है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने वाली पॉपुलेशन मोस्टली वो होती है जो ओल्ड एज में है और जिनके पास इनकम का दूसरा सोर्स नहीं है। इन बॉन्ड्स में कूपन और प्रिंसिपल रिटर्न्स को इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग रियल टाइम में एडजस्ट किया जाता है। आरबीआई ने 2 बार इस टाइप के इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स इशू करने की इंडिया में कोशिश की है एंड दोनों टाइम ही वो फेल हो गए। इसलिए अब हम बात करते हैं फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स के बारे में। आखिर क्या होते हैं फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स? जैसा हमने चैप्टर 2 में देखा था कि फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स हैं जिनको एक कंपनी अपनी होम कंट्री की करेंसी से अलग किसी दूसरी करेंसी में इशू करती है। ये यूजुअली इमर्जिंग मार्केट्स में प्रेजेंट कंपनीज के द्वारा यूएसडी या इकोनॉमिकली मैच्योर्ड कंट्रीज की करेंसी में ही इशू किए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, लेकिन ये बॉन्ड्स इशूअर के लिए एक बहुत बड़ा फॉरेन करेंसी रिस्क भी प्रेजेंट कर सकती हैं अगर फॉरेन करेंसी की वैल्यू लोकल करेंसी के मुकाबले इंक्रीज हो जाती है तब। ऐसे में इशूअर को लोन रीपे करने के लिए लोकल करेंसी में एक बहुत ज्यादा हाई अमाउंट पे करना पड़ सकता है। जैसे एक कंपनी ने इंडिया में यूएसडी बॉन्ड इशू कर दिया, अब यूएसडी हो गया स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे में इशूअर को आईएनआर में पहले से अब ज्यादा अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा। अगला टाइप है एक्सटर्नल बॉन्ड्स। एक्सटर्नल बॉन्ड्स को यूरो बॉन्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये वो बॉन्ड्स हैं जो किसी लोकल करेंसी की जगह फॉरेन करेंसी में इशू होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कुवैत में बॉन्ड्स यूएसडी करेंसी में इशू किए जाएं तो उन्हें यूरो बॉन्ड्स कहा जाता है क्योंकि ये वहां की लोकल करेंसी से अलग है। जब ये एक्सटर्नल बॉन्ड्स इंडियन रुपीस में इशू होते हैं तो इनको मसाला बॉन्ड्स कहा जाता है। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स के कंपैरिजन में इसमें करेंसी रिस्क का जो रिस्क है वो इन्वेस्टर को भुगतना पड़ता है। ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको रिवाइंड करके आप एक बार दोबारा सुन लो क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता ही आता है। लास्ट नंबर पर है परपेचुअल बॉन्ड्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, परपेचुअल बॉन्ड्स वो होते हैं जिनकी मैच्योरिटी डेट अनाउंस नहीं की जाती, इसलिए इन बॉन्ड्स को रिडीम करने की इशूअर की कोई ड्यूटी नहीं होती। परपेचुअल बॉन्ड्स में इन्वेस्टर को पीरियोडिक कूपन दिए जाते हैं फॉर लाइफ, और अगर ये बॉन्ड्स कॉलेबल होते हैं तो इशूअर इनको जरूरत पड़ने पर वापस भी ले सकता है। इंडिया में बहुत सारे बैंक्स एडिशनल टीयर 1 AT1 कैपिटल रेज करने के लिए परपेचुअल बॉन्ड्स इशू करते हैं एज पर बेस 3 नॉर्म्स। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर 3 होता है खत्म। अभी तक अगर आपके कोई भी सवाल या डाउट्स हैं तो प्लीज आप कमेंट्स में मेरे से पूछ लेना। अब मैं आपको मिलूंगा अगले चैप्टर में।